अमेरिका के टैरिफ मोनोपोली को कैसे देख रहे हैं? कुछ लोग इसे टैरिफ टेररिज्म तक का नाम दे रहे हैं। 40 साल से हमारी पूरी दुनिया एक ज़ीरो टैरिफ की ओर बढ़ रही थी। IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO इस बात को प्रोत्साहन करते थे कि भाई जितना टैरिफ हो सके उतना कम है। देखिए, अमेरिका की खुद की अर्थव्यवस्था 3.5% से ग्रोथ कर रही है इस समय। चीन की अर्थव्यवस्था में इस समय 5-5.5% सालाना ग्रोथ हो रही है। हमारा देश 6.5% से ग्रो करेगी। उसको पलट देना ये बिल्कुल एक उल्टी गंगा बहाने वाली बात है। ये 5 जो बड़े बड़े देश हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन सब पर बहुत ऊंचे टैरिफ लगाए हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आप देख रहे हैं बात में दम है। भारत और अमेरिका के बीच इन दिनों हालात ठीक नहीं है। दोनों देशों के बीच 25 सालों के बाद एक क्राइसिस सिचुएशन दिख रही है। राजनयिक तौर पर देखें या फिर दो देशों के बीच, दो एक सबसे बड़े लोकतंत्र और एक सबसे पुराने लोकतंत्र के बीच में देखें तो हालात ठीक नहीं नजर आते हैं। 50% का टैरिफ इंपोज कर दिया गया है, लागू भी हो गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स को मजबूत करने की कोशिशों में भी लगे हुए हैं। इसके साथ साथ रशिया और चाइना भी के साथ रिलेशन कैसे बेहतर हो, इस पर भी काम हो रहा है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान है, बहुत मशहूर इकोनॉमिस्ट और नीति आयोग के फॉर्मर वाइस चेयरमैन राजीव कुमार जी। राजीव कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार विवेक जी, बहुत खुशी है आपके साथ बात करने के लिए। राजीव जी, कहानी क्या है? जितनी मुंह उतनी बातें हैं। असल कहानी क्या है भारत और अमेरिका के बीच में? कहाँ सिचुएशन फंसी है? कौन नाराज है, कौन नाराज नहीं है, किस बात पे नाराजगी है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत कोई नाराज़गी की वजह नहीं है। न भारत ने कभी बताया, हिंदुस्तान की सरकार ने कभी कहा कि उनकी कोई नाराज़गी वगैरह इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। और ये हम लोगों के लिए, भारतीय सरकार के लिए बिल्कुल एक 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 अच्छा अनप्रेसिडेंटेड अचंभे वाली बात है जो हुआ है। क्योंकि एक ट्रेड टॉक्स चल रही थी, वार्ता हो रही थी, उसमें ये हुआ था 25% लगा है, तो उसमें अब कौन से सेक्टर्स पे लगेगा वगैरह वगैरह, इसकी डिटेल्स में बातचीत हो रही थी। और जो मुझे लगता है वो ये कि ये जो कहा जा रहा है कि रशियन ऑयल के इंपोर्ट की वजह है, और आज उनके प्रेसिडेंट ट्रम्प के एडवाइज़र प्रोफेसर नवारो ने कह दिया कि ये तो यूक्रेन जो है वो हिंदुस्तान की लड़ाई वगैरह है। इस सब में कोई भी तथ्य नहीं है, कुछ नहीं है। जहाँ तक मुझे अपना वो है वो ये कि अमेरिका ये चाहता है कि हमारा जो कृषि सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें हम कोई भी अपनी जितनी टैरिफ या नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उसमें हम उनको खुली छूट दे दें अपना उनको एक्सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि उनके वहाँ पे उत्पादन ज़्यादा हो रहा है। वो GMO इस्तेमाल करते हैं। वो चाहते हैं कि हम जो है वो उसके लिए खुली छूट दे दें और उसमें कोई भी किसी किस्म का टैरिफ भी नहीं लगाएं और कोई नॉन टैरिफ बैरी भी ना करें। और ये चीज़ हमारे लिए एक रेड लाइन है। एक तरह से ये है कि अगर ये होता है तो हमारे किसानों पर जो असर पड़ेगा वो बिल्कुल मतलब बेइंतहा ख़राब होगा, क्योंकि सभी चीज़ें उस तरह से कम दामों में बहुत मेगा स्केल पे खेती करते हैं, बहुत बड़े कई कई बड़े एकड़ स्केल पे करते में। हैं और डेयरी की बात भी कर रहे हैं। वहाँ पे डेयरी की जो प्रोडक्टिविटी है वो सारी डेयरी जो है वो उनकी वो इंडस्ट्रियलिस्ट का मैं कॉरपोरेटाइज तो है ही है, मगर उनका जो पूरा तरीका है वो है बोन मील कैटल को खिलाते हैं, मांस उनके खिला देना, स्टेरॉइड स्टेरॉइड खिलाते हैं लगा देना। वगैरह। और उस सब का हम लोग यहाँ पे उपयोग भी नहीं कर सकते और हमारे लोगों के लिए ठीक भी नहीं, क्योंकि हम उस पर अड़े उस बात पे कि भाई इस पर रहने दीजिए। और आपको याद होगा कि पहले कुछ सालों में हम लोग तो उनके ये बादाम और पिस्ताशियों को भी अलाउ नहीं करते थे यहाँ पे आना। उस पर छूट मिल गई थी, राहत हो गई थी। आप देख रहे हैं कि आज बाज़ार में जगह जगह अमेरिकन कैलिफोर्निया आलमंड और ये वो। कैलिफोर्निया आलमंड, कैलिफोर्निया पिस्ताशियो, तो वो सब तो चल रहा था। तो इसमें इसको जो है वो US के जो ट्रेड नेगोशिएटर हैं, हावर्ड ल्यूटनेक क्या उनके पे, उनको ये लगा कि ये हमारी बात नहीं मान रहे हैं, तो इसलिए हम जो है इनको सबक सिखाते हैं। तो ये सबक सिखाने वाली बात है। और मेरे विचार में तो हम ना ऐसा सबक सीखने की हालत में हो, ना हमें ऐसा सबक सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में, हमारे लोगों में इतनी तो आत्मसम्मान है कि ऐसे सबक के सामने और इस तरह से सबक सिखाने के तरीके हमने कभी नहीं बर्दाश्त किए और अभी भी शायद नहीं करेंगे। मोदी जी के साथ आपने काफी क्लोज काम किया है, वो कैसे देख रहे होंगे सिचुएशन को? उसी जैसे मैंने कहा, मैं करीब करीब मुझे लगता है कि मैं उन्हीं की बात को एक तरह से जो समझ रहे हैं।
मगर देखिए उसमें बात ये कि वो बहुत ही प्रैक्टिकल आदमी है, और मैं उन्होंने भरसक कोशिश की होगी कि इसको इस तरह से ये हाल इस पे ना जाए, इस रास्ते पे ना जाए। और आपने ये भी देखा होगा कि पिछले कई सालों में ट्रंप की फर्स्ट टर्म से लेकर अभी तक वो हमेशा बहुत ही उनके साथ एक उनका मेल मेल मिलाप रहा है। उन्होंने कोशिश करी है कि उनसे एक मित्रता जो है जताई जाए, बनाई जाए। काफ़ी चीज़ें हुई भी हैं, मतलब ये कि यहाँ पर जेट फाइटर की बॉडी बनना वगैरह बहुत इम्पोर्ट भी हुआ। टेक्नोलॉजी ये 25 साल से पिछले अमेरिका और हिंदुस्तान के जो रिश्ते हैं वो बेहतर होते आए, तो उसमें प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा योगदान रहा है 2000 पिछले 10 साल में उसको और बेहतर करने के लिए। तो मुझे नहीं लगता, तो मुझे यही लगता है कि उनको एक तरह से रंज ही हुआ होगा कि ये भाई क्या क्यों इस तरह से, तो क्योंकि ये उनको, मगर वो ये भी मुझे लगता है कि वो इन चीज़ों पर इन शर्तों पर तो मानने को कभी तैयार नहीं होंगे। उनकी ये हमारे अंदर रहा है, बहुत ज़माने से रहा है कि अगर कोई हमको इस तरह से धमकाता है तो हमें मंजूर है कि हम भाई थोड़ी परेशानी झेल लें, मगर आत्मसम्मान हम भारतवासियों के लिए हमेशा से सबसे ऊपर है। हाँ, तो वही, और प्रधानमंत्री तो इसके सबसे सर्विस क्या सब फॉरमोस्ट प्रोपोनेंट है इसके, कि हम इस बात ऐसे तो नहीं कोई शर्त मान सकते, या इस तरह से राष्ट्र को इस तरह से जीना, तो वो तो ना तो उनको हरगिज़ ही मंजूर नहीं होगा। और हम लोगों की बात, हम लोग का जो अपना मन है वो उसी को दर्शाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्टेज पर भी। तो मुझे तो यही लगता है कि उन्होंने अपने शायद वक्तव्य में कह भी दिया है, बिल्कुल 2-3 बार कहा है कि भाई ये ठीक है, किसानों और डेयरी उत्पादकों के हित से समझौता नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। नहीं, उन्होंने कहा कि उसमें उन्हें व्यक्तिगत तौर पे बड़ी कीमत चुकानी होगी। नहीं विवेक, ऐसा नहीं। और दूसरी चीज़ ये कि विवेक, ये किसानों और डेयरी उत्पादकों की बात भी नहीं है, हमारे उपभोक्ताओं की बात भी है। क्योंकि आखिरश हम वो सामान जो खाएंगे जिसमें जीएमओ है, या उसमें जो है वो स्टेरॉइड्स हैं वगैरह, तो उसमें नुकसान हम कंज्यूमर्स का भी तो होगा ना, मगर उस तरह की चीज़ें हम क्यों। और उनको मुझे नहीं लगता कि पर्सनल तौर पर उनकी व्यक्तिगत उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था कि ने वो ये कहा था, ये उनका एक तरह से बड़प्पन है कि कहा कि अगर मेरे को हो भी तो मुझे मंजूर है। मगर मुझे ये लगता है कि जो उन्होंने स्टैंड अप लिया है और जो हिंदुस्तान ने स्टैंड लिया है, उससे हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्टेज पर हमारी छवि बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी। और आपने देखा भी कि पिछले कल या परसों यूरोपियन देशों ने हमारा समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि ये टैरिफ जो हैं वो ठीक नहीं है और इनको नहीं होना चाहिए था। तो इसलिए, और अभी जो हो रही है बीजिंग में मीटिंग, और जब टोक्यो में मीटिंग जब होगी, तो उसमें बात और ये उभर के आएगी कि लोग हमारे साथ होंगे, ना कि हमको कोई भी ये सुझाव देने में नहीं होगा कि आप जो कह रहे हैं वो मान लीजिए। और तो ये और हमारे जिम्मे पड़ी है बात, तो ठीक ही है और करेंगे। और चीन ने भी दिखाया, तो हम दो बड़े सिविलाइजेशनल कंट्रीज़ हैं, सिविलाइजेशनल स्टेट्स हैं, तो हम लोग ही कर सकते थे। तो हम लोगों ने किया इस बात को कि भाई यहाँ तक ठीक है, मगर एक इसकी हद है, इसकी लिमिट। अभी जी के साथ $1 बिलियन की डील हुई है तेजस की इंजन को लेके, अभी जी 2-3 दिन पहले ही। जी, क्या से कुछ रिलीफ मिलेगा या फिर ये कोई प्रेशर में किया गया डील लगता है आपको? रिलीफ किस चीज़ में मिलेगा? ये डील जैसे टैरिफ को लेकर जो अभी चल रहा है, या फिर उस टैरिफ पे अमेरिका नहीं, वो तो डील हो गई है, वो दोनों के लिए बेहतर है। जी और टाटा ने करी है उस डील को, और तेजस के लिए इंजन हमें चाहिए भी। जी बहुत सर्वोपरि कंपनी है इंजन बनाने के लिए, 2 या 3 में से। तो वो मेरे ख्याल में मुख्तलिफ चीज़ें हैं, वो अलग अच्छा, अलग दो अलग अलग चीज़ें। वो 2 अलग अलग चीज़ें हैं। वो पहले से चल रही है बात, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये ना हो, और मैं आशा करता हूँ कि वो इसको जोड़ दें कि आपने नहीं ये नहीं किया तो हम ये भी नहीं होने देंगे। जैसे कि अब उन्होंने बात करी है कि H1B वीज़ा के लिए कि वो सिर्फ 4 साल के लिए होगा, या वो कह दें कि जो H1B वीज़ा पे है उनको हम कर, तो उनका कोई अब इस समय जो लग रही है बात, पूरे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लग रही है कि इस समय अमरीकी प्रशासन का कोई भी मतलब भरोसा नहीं कि वो किस मिनट कौन सा कदम उठा लें। तो इसीलिए इतनी अनसर्टेनिटी पूरे दुनिया में फैली हुई है। और मैं ये आशा करता हूँ, मैं यूँ कहूँ कि मैं आशा ही करता हूँ कि वो इस टैरिफ को
और सब रिश्तों के बीच में ना ले जाएं, जो हमारे और बाकी सेक्टर के रिश्ते हैं, टेक्नोलॉजी के हैं, डिफेंस के हैं, डिफेंस के, एजुकेशन के हैं, सॉफ्टवेयर के हैं, बहुत बहुत वसी रिश्ते हैं हमारे, बहुत सब फैले हुए रिश्ते हैं हमारे दोनों मुल्कों के। तो उसको ना करें, मैं आशा ये करता हूँ अगर हो जाए तो मैं चौंकूँगा नहीं, क्योंकि आज इस समय वो हालत है कि कोई भी कदम किसी समय उठा लें तो उसमें चौंकने की अब गुंजाइश नहीं रह गई। एक जर्मन न्यूज़पेपर FSZ, उसने एक आर्टिकल लिखा, एक न्यूज़ छापी। उस न्यूज़ में दावा ये किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो बातों से नाराज। पहली बात तो ये कि भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताने, अमेरिका का प्रेसिडेंट भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बता रहा है। आप चूंकि इस बयान को बेटर समझ सकते हैं क्योंकि आप नीति आयोग में रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये कि उसमें कहा गया कि वियतनाम के प्रेसिडेंट को फोन करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और फोन करके कुछ बात करते हैं और फोन रखते हैं और अपने सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि वियतनाम के साथ ट्रेड डील हो गई है। वियतनाम इस बात को खारिज कर देता है। प्रधानमंत्री उस चीज से भी बच रहे थे फोन पर बात करने से। उन्होंने कहा कि ट्रंप का 4 बार फोन आया लेकिन पीएम ने बात नहीं की। तो दावा यह था कि वियतनाम के प्रेसिडेंट के साथ जो वो भारत के साथ ना हो जाए। इन दो बातों में आपको देखिए, पहली बात तो मतलब मेरे ख्याल में इससे बड़ी क्या कहा जाए, इससे बड़ी इररिस्पांसिबल बयान, इससे बड़ी गलत बयानी हो ही नहीं सकती। मैं थोड़े और स्ट्रॉन्गर वर्ड ढूंढ रहा था मगर चलिए नहीं ढूंढते हैं। देखिए, अमेरिका की खुद की अर्थव्यवस्था 3.5% से ग्रोथ कर रही है इस समय। पूरे विश्व की आर्थिक है वो 3% से थोड़ा कम इस समय उनकी ग्रोथ होगा। चीन की अर्थव्यवस्था में इस समय 5-5.5% सालाना ग्रोथ हो रही है। हमारा देश, सब लोग कह रहे हैं हमारी अर्थव्यवस्था 6.5% से ग्रो करेगी, जो कि मेरे ख्याल में दुनिया में अग्रगण्य देशों में से। अब उसको डेड इकोनॉमी कहना, ये मतलब बेतुकी सी बात है ना। किस वजह से, कौन सी बिना, किस वजह से ये कहा जा रहा है। तो ये तो मेरे ख्याल में ये है कि जो भी मर्जी आए कह दो, उस तरह की बात है। और डेड इकोनॉमी कहने से क्या होता है, यूएस का प्रेसिडेंट अगर इसको डेड इकोनॉमी कह रहा है तो जो निवेशक हैं वो दोबारा सोचेंगे भाई क्यों कह रहे हैं, क्या इनको कोई ऐसी बात तो नहीं मालूम है जो कि हमें नहीं मालूम है। तो एक और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जो है वो ख़राब होती है उससे और मतलब ये ना कि बिल्कुल बेपैंदे वाली बात है, मतलब कहा है ना। तो एक तो ये बात बहुत साफ़ है और मेरे ख्याल में इसका सब अनुमोदन करेंगे कि ये गलत बयानी थी। दूसरी चीज़ जहाँ तक है उसके बारे में, देखिए मुझे ये एक कही सुनी बात है, इसके बारे में मुझे पुष्टि नहीं है कि उन्होंने 5 बार फ़ोन किया और हमारे प्रधानमंत्री ने नहीं उठाया। मुझे ये लगता है कि ऐसा, मुझे अपने जाती तौर पे लगता है कि ऐसा होना मुश्किल भी है, क्योंकि ये आखरश वो भी एक बड़े मुल्क के, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के प्रेसिडेंट हैं और प्रधानमंत्री की हमारे साथ इतनी मित्रता भी रही है उनकी। तो मुझे अगर है तो सिर्फ इस वजह से हो सकता है कि वो कहीं बात करके फिर ये ना कह दें जैसे कि उन्होंने हमारे और पाकिस्तान के बीच में 25 बार कह दिया कि उन्होंने जंग लड़वाई, तो उसमें ये भी कह सकते थे कि मैंने बात करी उसके बाद 50% लगा दिया। तो अब इसका इम्कान तो है, इसकी संभावना होती है, मगर मैं इस बात पे टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि ये बात कहीं सुनी है और इसकी कोई पुष्टि कहीं से भी नहीं आई है, ना MEA से आई है, ना प्राइम मिनिस्टर दफ्तर से आई है। कहीं पर भी हमारे किसी भी वक्ता ने इस बात की पुष्टि नहीं करी कि ऐसा हुआ है। अमेरिका के टैरिफ मोनोपॉली को कैसे देख रहे हैं? कुछ लोग इसे टैरिफ टेररिज्म तक का नाम दे रहे हैं। देखिए, जिस तरह से की जा रही है और जिस हालात 40 साल से हमारी पूरी दुनिया एक ज़ीरो टैरिफ की ओर बढ़ रही थी। IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO सब इस बात को प्रोत्साहन करते थे कि भाई जितना टैरिफ हो सके उतना कम है। और उसी से पूरे इतिहास में पिछले 70 साल में, जो मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 70 साल हैं, इतनी बड़ी प्रॉस्पेरिटी इतने लेवल पर, इतने स्केल पे कभी भी नहीं हुई कि कितने सैकड़ों करोड़ लोग जो है उनको फ़ायदा पहुंचा। क्यों? क्योंकि ये पूरी अर्थव्यवस्था, वैश्विक अर्थव्यवस्था ज़ीरो टैरिफ की ओर बढ़ रही थी, फ्री ट्रेड की ओर बढ़ रही थी। उसको पलट देना, बिल्कुल इस बात से कहना कि इस बिना पर कि जो है वो अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, ये बिल्कुल एक उल्टी गंगा बहाने वाली बात है। तो इसमें इसको जो भी कहिए वो कम है, टेररिज्म कह लीजिए कुछ, पर इसका मेरे ख्याल में सबसे अच्छा ये रहेगा कि संकीर्ण स्वार्थ
और संकीर्ण और जो है वो ऐसा स्वार्थी कदम जिसका कि कोई तय नहीं है कि उससे फ़ायदा होगा ही अमेरिका को। ये ना हो जाए कि उत्पादन ना हो और वहाँ के उपभोक्ता को ज़्यादा कीमत चुकानी पड़े। मुझे लगता है कि इस बात का काफ़ी संभावना है, क्योंकि अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग होना और मान लीजिए जिस जिन चीज़ों पे टैरिफ लगाए गए हैं हमारे यहाँ, लेदर गुड्स पर, जूते, डायमंड ज्वेलरी, गारमेंट्स, जिसमें वियतनाम, वो सारी चीज़ें अमेरिका में पैदा होने की मतलब ये होगा कि उनकी लेबर कॉस्ट भी उतनी ही हो जाए जितनी इन देशों में है। वो तो मुमकिन नहीं है। तो ये इसमें कोई भी ये शर्त नहीं, ये कोई भी तय नहीं है कि वहाँ पर ये उत्पादन होना शुरू हो, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप की आकांक्षा है कि यहाँ पे मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फिर से बना लूँगा। बहुत मुश्किल लगता है। होगा क्या कि इन सब चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएंगी। कुछ हद तक एक्सपोर्टर, चाहे वियतनाम के हों, हमारे हों, चीन के हों, कुछ हद तक इसको एब्जॉर्ब करेंगे, मगर आखिर में तो वो आखिरश तो वो वहाँ पर उनको देना ही पड़ेगा। तो वो क्या कहते हैं उसको, न खुदा ही मिला न विसाल सनम, वो सूरत, वही मुझे तो लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की हालत शायद वही होने वाली है। वजह क्या है? अमेरिका के ऊपर कर्ज बहुत है, 35-36 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है, डेट है, ऐसा माना जाता है। नहीं, बहुत बड़ा डेट है, उनकी इकॉनमी भी बहुत बड़ी है, मगर उनका जो असल में इसकी वजह सिर्फ ये है कि जो हमारे वाइट अनएजुकेटेड नॉन हायर सेकेंडरी नॉन ग्रेजुएट्स की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो इनकी बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है वोटर्स के लिए, और उसकी जो है वो हालात इतने अच्छे नहीं हुए हैं, क्योंकि जो लोग ग्रेजुएट कर जाते हैं वो तो फाइनेंशियल सेक्टर में, सॉफ्टवेयर सेक्टर में और सर्विसेज सेक्टर में चले जाते हैं। जो ये लोग बच जाते हैं उनको जो है वो इस किस्म की जो है वो एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत होती है, जो कि सेमी स्किल्ड हो या लोअर स्किल्ड हो, और वो लोग देखा जा रहा है कि वो नहीं हो पा रहा है। जो मिड वेस्ट की जो जगह जो रीजन कहलाता है, तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी को अपने सिर्फ क्या कहा जाए उसको मनाने के लिए, वहाँ फैक्ट्री वगैरह लग जाए, उसको मनाने के लिए या ये दिखाने के लिए कि देखो मैंने तुम्हारे लिए ये सब किया, और इसीलिए वहाँ वो वजह है, ना ऋण की वजह है, ना इसमें कोई आर्थिक एनालिसिस है, कोई इकोनॉमिक एनालिसिस की बेसिस नहीं है। सिर्फ यही है कि जो पीटर नवारो और एक दो लोग और हैं, उनका ये मानना है कि उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग फिर से बनानी है, बढ़ानी है, और उसका एक ही तरीका है कि हम उस पर टैरिफ लगाएं, प्रोटेक्शनिस्ट करें। देखिए, दूसरा तरीका ये होता है कि हाँ आप लगाइए वो मैन्युफैक्चरिंग, मगर ऐसे लगाइए जिसमें कि वैश्विक स्पर्धा हो आपके पास। आप ज़रूर लगाइए, आप ऐसी चीज़ें लगाइए जिसमें आप ग्लोबली कम्पिटिटिव हों, तो आप दुनिया की पूरी बाजार में बेचिए। वो न करके टैरिफ लगाना, जापान की कार पर 15% टैरिफ लगा दिया, इस उम्मीद में कि जो हमारे उनका जो कौन सी जगह है वो ऊपर शिकागो के पास जो बहुत एनीवे जहाँ कार बनती हैं सारी, कि वो फिर से रिवाइव कर जाएगी। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अब ईवी कार्स का ज़माना आ गया, 70% कार चाइना में बन रही है। अब उससे आप स्पर्धा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, तो फिर कैसे होगा? तो ये बिल्कुल ये जो प्रोटेक्शनिस्ट माइंडसेट है, उसके खिलाफ तो कितनी बात हुई है कि इससे कभी भी आप कभी भी मजबूती से आप कोई भी उत्पादन बढ़ा नहीं सकते। अगर आपको उत्पादन बढ़ाना है तो आपको वैश्विक बाज़ार में उससे स्पर्धा करते हुए तभी बढ़ा पाएंगे, और उसका निर्यात करिए और आयात अपने आप ही बंद हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग की तो पहली शर्त है कि सस्ता लेबर और सस्ता कॉस्ट इनपुट्स के, जो भी आपकी प्रोडक्ट हाँ, लगा रहा है। अब बिल्कुल यही तो अमेरिका के पास वो स्ट्रेंथ है नहीं, वो पॉपुलेशन उनके पास तो है नहीं। अब हो सकता है भाई कि ये उम्मीद हो कि सारे जो ह्यूमन लेबर है उसको रोबोट से रिप्लेस कर देंगे और सारी चीज़ें ऑटोमेट हो जाएंगी। अब ये भी होने को तो हो ही रहा है। ऑटोमेशन में भी चाइना बहुत आगे है सर आज के दिन, बेतहाशा आगे, और बाकी कंट्रीज भी आगे। अगर आप टेक्सटाइल की देखिए, मान लीजिए फैब्रिक, तो मैंने अपने आप टर्की में देखी है फैब्रिक कि एक तरफ से रुई आती है और दूसरी तरफ से बिल्कुल फाइनली प्रोड्यूस चादरें और बेडशीट्स और सब निकलती हैं, और बिल्कुल सारा कुछ ऑटोमेटेड है, सब कुछ, सब ऑटोमेशन पे, सारा ऑटोमेशन में। कुल फैक्ट्री में पूरे मिला के ना होंगे तो 20-30 लोग लगे होंगे। तो
अब आप उनसे compete करने वाले हैं ना, आप कर सकते हैं क्या? करिए तो बहुत अच्छा है। और वो तरीका है करने का, ऐसे क्षेत्र ढूंढ लीजिए जहाँ पे आप ये कर सकते हैं। अब होंगे बहुत सारे क्षेत्र। अब जैसे कि ये जेट इंजन की बात है या और हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग की बात है, उसमें मैं मानता हूँ कि अमेरिका बहुत आगे बढ़ सकता है और उनके पास इतनी बड़ी शक्तिशाली इनोवेटिव कैपेसिटी है जो कि हर जगह उनको आगे, आज से नहीं, 85 साल से उस शक्ति का उन्होंने प्रयोग करके आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वही है। 25% आर्थिक डिफेंस में सबसे बड़ा हिस्सा उन्हीं का डिफेंस मार्केट, मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस में है, कैपिटल गुड्स में है, आईटी हाईटेक सेक्टर में है। आईटी सेक्टर में, हाईटेक मशीन्स में है, ये सब में है। तो उसमें अगर उसी में और आप कोशिश करें तो आपके लोग, आप कोशिश ये करें कि जो लोग उस काबिल नहीं हैं आपके देश में, उनका एजुकेशन और स्किल लेवल बढ़ाएं, तो उसमें वो लोग आगे बढ़ जाएंगे और काम बन जाएगा। ये टैरिफ वॉर में ब्रिक्स को कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, टैरिफ वॉर में ब्रिक्स का तो ये है कि चारों देश जो पुराने थे, पांचों, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, उन पांचों के ऊपर ही काफ़ी बड़े टैरिफ लग गए हैं। और जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये भी कह दिया है कि ब्रिक्स वाले कोशिश कर रहे हैं कि डॉलर को उसकी जो प्राइमरी सिचुएशन है, डोमिनेंट पोजीशन है, उससे नीचे लाने की बात कर रहे हैं। अगर ये पांचों पर, अगर ये माना जाए कि इन पांचों के लिए अमेरिकन बाज़ार एक तरह से बंद हो गई है, ये पांच जो बड़े बड़े देश हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन सब पर बहुत ऊंचे टैरिफ लगाए हुए हैं। तो अगर ये पांचों मान लेते हैं कि भाई ये बाज़ार हमारे लिए बंद है एक तरह से, तो फिर कोशिश ब्रिक्स में रहेगी कि वो आपसी के जो अपने बाज़ार हैं उसमें मच बेटर एक्सेस दें एक दूसरे को। जैसे क्योंकि इनमें मिलाकर भी आप देखें तो कम से कम जनसंख्या के हिसाब से तो 3 बिलियन लोग यहीं पर रहते हैं, 1.64 यहाँ 1 तो और इनकी आमदनी भी बढ़ ही रही है। जीडीपी ग्लोबल साउथ का उनसे कहीं ज्यादा है, कहीं ज़्यादा हो गया है। तो उस तरफ कोशिश मेरे ख्याल में लामाला होगी। मतलब ये, क्योंकि अगर एक बाज़ार जब आपका बंद हो गया, 26 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है आपके लिए, तो फिर आप ऑल्टरनेट ढूंढेंगे ही। तो ऑल्टरनेट ढूंढने में ब्रिक्स में है, और अब ब्रिक्स 11 और कंट्रीज ने ज्वाइन कर लिया है। इसमें तो बहुत अमीर मुल्क शामिल हैं, दुबई शामिल है, खाड़ी देश से कई आ गए हैं, खाड़ी देश के सारे आ गए हैं उसमें। तो मेरे ख्याल में मैं यूँ कहूँ कि काश ऐसा ना हो, क्योंकि उसके होने से फिर जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है वो बट जाएगी, और बटी हुई अर्थव्यवस्था किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं। और एक तरह से वो जो ट्रेड वॉर्स कहलाती थी, जिसकी वजह से जो 2 विश्व युद्धों के बीच में जो ट्रेड वॉर शुरू हुई थी यूरोप और अमेरिका के बीच में, उसका नतीजा ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, जो कि आज तक लोग कहते हैं कि सबसे बुरा समय था, दौर था। तो ऐसी सूरत ना हो तो अच्छा है, बाकी तो खैर अब जैसा क्या ब्रिक्स को अपनी करेंसी लानी चाहिए? अभी शायद मौजू नहीं है, जल्दबाजी हो जाएगी, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि अभी इतनी जल्दी इस बारे में आना चाहिए। और अभी भी बात यह है कि कोशिश ब्रिक्स को भी करना चाहिए, और हमारे मुल्क भारत को भी करना चाहिए कि अमेरिका को मना लें एक तरह से कि भाई गलत रास्ते पे जा रहे हो, इस तरह रास्ते में ना आपका फ़ायदा है ना हमारा फ़ायदा है। और इसमें अब इस तरह से बातचीत करने से, और वहाँ की जो सिविल सोसाइटी है, जो एकेडमिक सोसाइटी है, उसमें हम लोग अगर अपना एक बहुत ज़बरदस्त इंगेजमेंट करें, सब एक पब्लिक नैरेटिव बदलने की कोशिश करें, क्योंकि वहाँ पर देखिए ये सारे लोग जितने भी हैं, या वो कैलिफोर्निया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं या बॉस्टन की हैं या न्यूयॉर्क की हैं, वो कोई भी इस पॉलिसी के अनुमोदन में नहीं है। हमें अब ये चाहिए कि हम उनके साथ मिलकर एक ऐसा पब्लिक नैरेटिव बनाएं, हमारे जो लोग जो कहे जाए एकेडमिक्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उनके साथ एक श्रृंखला शुरू करी जाए। तो पॉजिटिव इंडिया कैंपेन टाइप से कुछ ऐसा नहीं, पॉजिटिव इंडो यूएस कैंपेन हो जाए। पॉजिटिव इंडो यूएस, पॉजिटिव इंडिया नहीं, कि पार्टनरशिप इज़ बेटर देन फ्रेगमेंटेशन, ये नैरेटिव अगर शुरू हो जाए, और उसमें मेरे ख्याल में यूरोपियन भी जुड़ेंगे ही, और उसमें हम लोग को चीनियों को भी, चाइनीज़ को भी साथ में लेना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये एक,
और इस समय हिंदुस्तान की जो हालत है, हम इसकी लीडरशिप कर सकते हैं। हमें कोशिश करें, क्योंकि हमारा पूरे देश में प्रजातंत्र हैं हम, इसके बाद से हमारी काफ़ी साख है, और इस समय मेरे ख्याल में मौका है इस नैरेटिव को लेके विश्व मित्र बन के उभरने का। और अगर हम विश्व मित्र बन जाएं तो बात बहुत बढ़ जाएगी। और ये कहकर इस दलील पर कि हम तो चाहते हैं कि सब लोग मित्रता से काम करें और मिलजुल कर अपने सबकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने का काम करें, और जिसमें अमेरिका के लोग भी शामिल हैं, तो मेरे ख्याल में हमको काफ़ी इसमें जो है वो आपदा में अवसर मिल सकता है। हाँ, मिल सकता है, अटेंशन मिल सकती है और सपोर्ट भी मिल सकता है। आखिरी सवाल, आपने इस टैरिफ वॉर के बीच में बयान दिया कि चीनी निवेश के लिए भारत का बाजार खोला जाना चाहिए जी, उसके पीछे का तर्क क्या है? देखिए उसके पीछे का तर्क ये है कि आयात से हमेशा अपने देश में उत्पादन हमेशा बेहतर होता है। अब आप इस समय आयात कर रहे हैं उनसे, 100 बिलियन डेफिसिट है। डेफिसिट है, मजबूरी में आप ऐसा भी नहीं कि आयात रोक सकें। आपने देखा कि सब पिछले 4 साल में सब कुछ होने के बावजूद वो आयात बढ़ते ही गए। और वो जबकि कंपनी, चाइनीज़ कंपनी मैं जानता हूँ, वो यहाँ पे आई, एक थी ग्रेट वॉल मोटर्स ऑफ चाइना, उन्होंने फोर्ड कंपनी का सारा जहाँ पे पूरी कैपेसिटी थी उसको टेक ओवर कर लिया था, यहाँ बनाना चाहती थी। तो जो चीज़ें आप नहीं अभी बना सकते अपने आप, उनका अगर उत्पादन यहाँ हो जाए तो एक तो ये बात है कि उनका एक यहाँ पे इंटरेस्ट हो जाएगा, हमारी एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, हमारी चीज़ें इस्तेमाल होने लगेंगी। और फिर जैसे कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जो देश में बने वो स्वदेशी, तो स्वदेशी हो जाएगा। तो इससे बेहतर बात क्या हो सकती है? और इस समय चाइना के पास राशि भी है, टेक्नोलॉजी भी है और इच्छा भी है, तो ये मौका है करने का। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब इस बार प्रधानमंत्री बीजिंग जाएंगे तो इन बातों पे, इन पे बातचीत होगी और आगे रास्ता खुलेगा। मतलब अभी इंडिया यूएस के मामले में इंडिया को पैनिक नहीं करना चाहिए, अभी पेशेंस के साथ काम लेना चाहिए। पैनिक कभी भी नहीं करना चाहिए, पैनिक भी नहीं करना चाहिए और आत्मसम्मान भी नहीं खोना चाहिए, दोनों चीज़ों के साथ, क्योंकि देश बहुत बड़ा है और हमारे देश ने हमेशा से दिखाया है कि हम में रेजिलियंस बहुत है। 1971 सबके दिमाग में होगा, बिल्कुल। तो ऐसा तो नहीं है कुछ कि क्या है वो, ईरान, मिस्र, रोमा सब मिट गए यहाँ से, बाकी अभी भी है और रहेगा नामो निशान हमारा। तो ये तो 4 साल की बात है, हम तो 4000 साल के लोग हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव सर, आपने बहुत कीमती वक्त निकाला और इंडो यूएस रिलेशनशिप पे और ब्रिक्स पे और बाकी मुद्दों पर आपने बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद, आप कार्यक्रम में आए। तो ये थे राजीव कुमार जी जो हमारे साथ थे जुड़े हुए, और बात में दम है फिलहाल इतना ही। आपको ये बातचीत कैसी लगी? अगर आप इसे डिजिटल सेक्शन पर देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, फौरन लौट रहे हैं।